जब तक इस देश में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है और जब तक बहुजन दल हैं तब तक बहुजनों का सम्मान अब तमाम सवर्ण दल करते रहेंगे। हरियाणा में कांग्रेस घुटने पर आ गई। बीएसपी और इनेलो के गठबंधन के बाद जिन दलित पिछड़े नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही थी, अब उनको कांधे पर बिठाया जा रहा है और ये तय हो गया है कि अब कम से कम हुड्डा तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया आने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अब उन लोगों की आवाज़ मिल रही है, बन रही है। वो लोग अपनी बात रख रहे हैं जिनको कभी कोई सुनता नहीं था, क्योंकि उनके पास न टीवी था न अखबार था। इस देश में दलित पिछड़े नेताओं को लोग दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देते थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे सवर्ण लीडरशिप वाली कोई भी पार्टी हो। लेकिन सोचिए, आज देश भर में तमाम सवर्ण दलों के में दलित पिछड़े नेताओं की इतनी खुशामद हो रही है कि आप पूछिए मत। उसके बाद सवर्ण दलों से एक भी दलित बैकवर्ड नेता जैसे ही टूटता है, उस पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाता है और बाद में खुशामद करके उनको बुलाया जाता है। और इसकी वजह है सबसे बड़ी, अगर दलित सम्मान का मान सम्मान बचा है किसी भी पार्टी में तो इसलिए क्योंकि बीएसपी है। अगर बीएसपी ना होती तो कोई नहीं पूछता। बताऊंगा आपको पूरी कहानी, कैसे लोग रिजर्व सीट पर पहले अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे और उसके बाद जब वो प्रथा, जब मान्यवर कांशीराम साहब आए, जब बहुजन राजनीति जागरूक होने लगा 90 के दशक में, तब किस तरह से लोग ऐसे लोगों को टिकट देते थे जो एक बार दो बार जीत जाए या फिर वो समाज की आवाज़ न उठाए। और अगर कोई समाज की आवाज़ उठाता था तो उसका टिकट काट दिया जाता था, फिर अगले को लड़ा दिया जाता था। किसी भी दलित पिछड़े को इस लायक नहीं बनने दिया जाता था कि वो अपनी पार्टी खड़ा कर सके, वो राजनीतिक दल बना सके। लेकिन मान्यवर साहब ने जिस तरह से चेतना जगाई, सोचिए, बाबू जगदेव प्रसाद ने पार्टी बनाई थी, नहीं सफल हो पाया बहुत से। लेकिन जब मान्यवर साहब की एंट्री हुई, उसके बाद से मुलायम सिंह यादव की भी पार्टी सफल हुई, लालू यादव की भी पार्टी सफल हुई, नीतीश कुमार की भी पार्टी सफल हुई। आज झारखंड में भी हेमंत सोरेन की पार्टी सफल है, आजसू भी सफल है। आपको बता दे कि बगैर दलित, अब तो एक एक दलित पिछड़ा इंडिविजुअल एक पार्टी पर भारी पड़ता है। बताता हूँ आपको, ले चलता हूँ हरियाणा में कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, देश भर में कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कभी कांग्रेस किसी गैर जाट को मुख्यमंत्री सोच नहीं सकती थी। बीजेपी ने पटका दिया, जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति की और वहाँ गैर जाट मुख्यमंत्री बना। लेकिन तब भी मनोहर लाल खट्टर जो जनरल कैटेगरी से थे, उसके बाद बीजेपी को महसूस हुआ कि नहीं भैया, अब तो ओबीसी को बनाना पड़ेगा और नया आप सैनी को मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बनाएगा। इसी तरह से पंजाब, जहां कांग्रेस को कुछ दिखता ही नहीं था, एक दलित समाज के आदमी को सीएम बनाना पड़ा। डर देखिए दलित पिछड़ों का और बीएसपी का। उड़ीसा में बीजेपी पहली बार चुनाव जीती और कांग्रेस का वर्चस्व रहा तो सवर्ण सीएम। अब बीजेपी को वहां आदिवासी सीएम देना पड़ा, छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम देना पड़ा, झारखंड में भी पिछड़ा या आदिवासी सीएम ही देना पड़ेगा। राजस्थान में बीजेपी ने सवर्ण सीएम दिया है, उसका भी लोग ताक में है। मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम देना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस का पूरा दौर याद कीजिए, विद्याचरण शुक्ल, पूरे देश में कांग्रेस का राज होता था। अब एकमात्र अभेद किला है, असम में भी पहले आदिवासी सीएम थे बीजेपी के ही, लेकिन अब वहां शर्मा जी बन गए हैं। एकमात्र अभेद किला है पश्चिम बंगाल, और सोचिए वहां से भी लेफ्ट में भी सवर्णों का वर्चस्व था, खासकर ब्राह्मण समाज का। ममता बनर्जी में भी ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है, लेकिन अब वहां से सरकार जिस तरह से निकले हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, बीजेपी वहां चुन चुन कर एससी एसटी ओबीसी नेताओं को आगे बढ़ा रही है। अगर वहां बीएसपी मजबूत हुई तो वहां भी ममता बनर्जी का सफाया हो जाएगा और दलित पिछड़ों को आपको लाना पड़ेगा। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, अब ले चलता हूं आपको हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग है, पूरे देश की नज़र है। यहाँ तक कि राहुल गांधी का कैरियर और नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री कुर्सी दांव पर लगी है। अगर बीजेपी हरियाणा हारती है तो आप समझिए कि नरेंद्र मोदी पर शिकंजा कस जाएगा आरएसएस का, क्योंकि आरएसएस कह रहा है कि भैया
आपको तय करना है, या तो प्रधानमंत्री रह लीजिए या फिर आप पार्टी का अध्यक्ष बना लीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर हरियाणा बीजेपी हारती है तो नरेंद्र मोदी के हाथ से या तो पार्टी जाएगी या प्रधानमंत्री का पद जाएगा। यहां तक कि नीतीश कुमार भी ताक में है, चंद्रबाबू नायडू ताक में है, चिराग पासवान ताक में है। अगर बीजेपी हार जाती है तो मोदी के पैर तले जमीन खिसक जाएगी और इसका सीधा असर झारखंड और महाराष्ट्र में पड़ेगा। और हरियाणा हारने के बाद और झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अपनी सरकार बचानी। वहीं कांग्रेस का ईगो 7वें आसमान पर है। 100 सीट के आया, उसे लग रहा था कि हम ही हम हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से अवधेश पासी जी का अपमान किया, जिस तरह से कुमारी शैलजा का अपमान हुआ, और याद कीजिए अशोक तंवर को किस तरह से हुड्डा के समर्थकों ने देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर हमला किया था। उसके बाद अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ा, आम आदमी पार्टी में गए, उसके बाद बीजेपी में गए और आज उन्होंने कांग्रेस दोबारा ज्वाइन कर लिया, वो भी राहुल गांधी के सामने। अब ये तय हो गया है कि एकाएक कांग्रेस को डर लग गया। जिस तरह से बीएसपी और इनेलो का गठबंधन शानदार कर रहा था, चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला का गठबंधन था, उसके बाद कांग्रेस को लगा कि अगर एससी समाज का वोट नहीं आया, ओबीसी का वोट नहीं आया तो सरकार नहीं बनेगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। कुमारी शैलजा का अपमान का मुद्दा बड़ा हो गया है। वहीं मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा में प्रदीप नरवाल को टिकट देना पड़ा, जो कि प्रियंका के सेक्रेटरी भी रहे हैं, अब जनरल महासचिव भी बनाए गए हैं। अशोक तंवर की पार्टी में वापसी हुई है, शानदार वापसी हुई। अशोक तंवर तेज तरार युवा नेता हैं, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, सांसद रह चुके हैं, एक बार फिर से उनकी कांग्रेस में वापसी हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी कोई भी हो, एससी एसटी ओबीसी को दरकिनार करके आपकी राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन ये सीखना चाहिए दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेताओं को, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू को, कि आप सवर्ण नेताओं के पीछे भाग रहे हैं और सवर्ण पार्टी आप बहुजन नेताओं के पीछे भाग। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, ये तब हो रहा है। मान्यवर साहब कहते थे, जब आपका घर फूस का होगा ना, तभी पड़ोसी भी आपको सहारा देगा। इसलिए अपना घर होना चाहिए। जिस दिन इस देश में बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां मजबूत हुई, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू, उस दिन इस देश में तमाम जो जनरल लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उनको घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद सिंह जो कहते हैं उस बात में दम है। इस देश में जितने सवर्णों की पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, ये सब पैसे वाली पार्टियां हैं। जनाधार वाली पार्टी तो सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम डीएमके, जो दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक नेता हैं, उनके पास जनाधार है। 90% आबादी उनकी है। और सोचिए, आज भी मीडिया न होने की वजह से उनके मुद्दों पर बहस ही नहीं होती है। सच्चाई तो ये है कि इस देश में पॉलिटिकल भागीदारी तो मिल रही है थोड़ा बहुत, लेकिन सवाल है कि मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, नौकरी, सिनेमा, स्पोर्ट्स, बिजनेस, इन सब जगहों पर तब तक आपकी भागीदारी नहीं तय होगी, जल जंगल जमीन में आपको हिस्सा नहीं मिलेगा, जब तक ये आपके नेता आवाज नहीं उठाएंगे। तो अब बहुजन समाज को मेरी गुजारिश है कि ऐसे नेताओं को संसद भेजे, विधानसभा भेजे, जो सड़कों से निकला हो और जो आपके लिए सड़कों की खाक छानता हो, चाहे पार्टी कोई भी हो। लेकिन अगर आपकी अपनी पार्टी बढ़िया करती है तो उस पर सोने पर सुहागा। तो कांग्रेस जो आज बैकफुट पर है, आज जो शैलजा जी को मान सम्मान देना पड़ रहा है, राहुल गांधी जा रहे हैं घर उनके, आज जो प्रदीप नरवाल के लिए प्रियंका को प्रचार करना पड़ रहा है, और आज जो अशोक तंवर को ससम्मान पार्टी में लाया गया है, ये सब इसीलिए क्योंकि बीएसपी का डर इन लोगों को दिखाई देने लगा है। और राहुल गांधी को लगता है कि अगर हरियाणा हार गए तो फिर से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो क्या लगता है इस बार एससी एसटी ओबीसी के लोग हरियाणा में किसको वोट करेंगे? क्या इस मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस की वापसी हो जाएगी? क्या रातों रात एकाएक खेल पलट जाएगा? और क्या बीजेपी के खिलाफ ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है अशोक तंवर? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में वोट जुटाने की क्षमता तो बहुजन नेताओं में ही है। काश इस देश के बहुजन नेता अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बात कर लेते। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दूं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आरक्षण याद है,
मामला पहुंच गया है मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट बेंच में। कहा जा रहा है कि अब किसी भी रिजर्व कैटेगरी मतलब SC ST OBC को EBS फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, जबकि ये आरक्षण तो इकोनॉमिक लेवल पर था। इसमें तो लिखा नहीं है कि ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले लोगों को लिए मिलेगा। अब हाई कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है और 4 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट ने पूछा है, याचिका दायर की गई सोशल जस्टिस की तरफ से कि भैया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये तो आर्थिक आधार पर आरक्षण है, इसमें तो SC ST OBC को भी मिलना चाहिए, इसमें तो जाति का कोई मसला नहीं है, तो आखिर रिजर्व कैटेगरी के बच्चों का आर्थिक आधार पर सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन रहा है? ये बड़ा सवाल है जिस पर लगातार अब बहस की जरूरत है। आपकी क्या राय है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।